नमस्कार दोस्तों, जागतिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण तथ्यों को ही शामिल किया गया है और जो करंट अफेयर्स है उसमें ख़ास बात यह है कि इसमें करंट के साथ साथ जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं या कुछ जो बैकग्राउंड है उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिससे आपके साथ साथ हिस्ट्री, करंट के साथ साथ हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स, ज्योग्राफी धीरे धीरे तैयार होते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इकोजेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेसिकली इकोजेन है क्या? इकोजेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इनोवेशन एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम सॉरी इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन यह इकोजेन है। इकोजेन के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? यह दिल्ली आईआईटी में स्थापित किया जा रहा है। नहीं, यह देखिए अभी शुरू किया गया। भारत आईआईटी कानपुर ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। यह पहल उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? ग्रीन हाइड्रोजन हेतु उत्कृष्टता केंद्र है। यह ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच सेतु का कार्य करेगा। अच्छा, केंद्र को उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी यूपी नेडा तथा राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त है। तो यह उत्कृष्टता केंद्र है, आईआईटी कानपुर के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्राहक पहचान CKYC प्रणाली के अंतर्गत ग्राहक को सत्यापन के बाद क्या प्रदान किया जाता है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय ग्राहक पहचान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीकृत नो योर कस्टमर प्रणाली है जिसका उद्देश्य सभी वित्तीय संसाधनों में ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाना है। जब सत्यापन हो जाएगा तो ग्राहक को 14 अंकीय एक नंबर प्रदान किया जाएगा, यानी 14 अंक का KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किन प्रदान किया जाएगा, यानी किन संख्या प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह कितने अंक का होगा? 14 अंक का। CKYC रजिस्ट्री का संचालन केंद्रीय
प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा रजिस्ट्री यानी कि CERSAI द्वारा किया जाता है। इस CKYC का क्या लाभ होगा? बार बार KYC दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बैंक खाता खोलने और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया तेज होगी। म्यूचुअल फंड और बीमा में निवेश करना आसान होगा। कम कागजी कार्रवाई, ग्राहक डेटा की सटीक एवं सुरक्षा में वृद्धि होगी और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। तो यह 14 अंकीय होगा, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2026 में यूनाइटेड किंगडम के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अभी भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जुलाई में AI मंत्री के रूप में यूनाइटेड किंगडम में शपथ लिया और पदभार ग्रहण करके शपथ लिया। उनका नाम है कनिष्क नारायण। अच्छा, एक चीज़ और कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, यानी AI है क्या? AI एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह मशीनों को बुद्धिमान बनाने की कोशिश है ताकि वे खुद से काम कर सकें, सीख सकें, समस्या का समाधान कर सकें। इसका मतलब है कि AI वाले कंप्यूटर चीज़ों को पहचान सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और अनुभव से सीख सकते हैं। तो कुल मिला के AI यही है, यानी कंप्यूटर को ज्ञान प्रदान कर देना। तो कनिष्क नारायण कौन है? कनिष्क नारायण जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु में वेल्स चले गए और वहीं वेल्स से ये फिर बाद में सांसद चुने गए और अभी ये AI मंत्री यूनाइटेड किंगडम में। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा, मतलब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रयास यानी 1904 से 6 के बीच में सिस्टर निवेदिता थी, एक सिस्टर निवेदिता ने ध्वज बनाया था जिसमें लाल और पीला रंग और बीच में वज्र यानी इंद्र का अस्त्र और वंदे मातरम लिखा था। 1906 में कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में ध्वज फहराया गया जिसे लोटस फ्लैग भी कहा जाता है। लोटस फ्लैग कहा जाता है। इसमें हरा, पीला और लाल रंग थे और इसमें वंदे मातरम था और 8 वंदे मातरम लिखा था और हरे भाग पर 8 कमल और लाल भाग पर सूर्यचंद्र बने थे। आपको याद होगा कि 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में ध्वज फहराया था जिसे बर्लिन समिति ध्वज कहा गया। यह केसरिया, पीला और हरा रंग का था और इस पर सप्तर्षि यानी 7 तारे बने हुए थे।
ठीक है। धीरे धीरे ध्वज का स्वरूप बदलता गया और बाद में 1921 में देखें तो महात्मा गांधी ने एक ध्वज का प्रस्ताव रखा जिसमें लाल, हरा उसमें और सफ़ेद और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया था। इस ध्वज का जो निर्माण है पिंगली पिंगली वेंकैया वेंकैया ने डिजाइन किया था। 1931 में स्वराज ध्वज अपनाया गया जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग और सफ़ेद भाग पर चरखा बना था। अब वर्तमान ध्वज का आधार बना। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को अपनाया जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। ठीक है। बीच में अशोक चक्र है। जैसे हमारा जो ध्वज है ये केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो जो सफ़ेद भाग है इसमें एक अशोक चिन्ह है, अशोक चक्र है जो नीले कलर का है, नीले रंग का है। ठीक है। ओके। बाकी रंगों का प्रतीक आप जानते हैं, केसरिया सबसे ऊपर है जो साहस और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद जो बीच में है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा उर्वरता, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। अशोक चक्र धर्म और कानून की शाश्वत चक्र है। 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है जो निरंतर गति और प्रगति का संदेश देती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 25-26 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक मार्च 2025 में इस सूचकांक में 67 पॉइंट से बढ़कर मार्च 2026 में 70 पॉइंट हो गया। यानी कि सूचकांक में यह वृद्धि मुख्य रूप से उपयोग यूजेस के सुधार के कारण हुई, जो देश में वित्तीय सेवाओं के बढ़ते उपयोग और वित्तीय समावेशन के गहराने को दर्शाता है। प्रश्न ये आता है कि वित्तीय समावेशन है क्या? बहुत ही परिभाषिक शब्द है, इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सभी वर्गों के लोगों, यानी सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर गरीब, वंचित या सीमांत समुदाय, जो हाशिए पर लोग हैं, को सस्ती, सुरक्षित और नियमित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि हर नागरिक को बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं प्राप्त हो सके ताकि वे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और गरीबी से बाहर निकल सके। यही है वित्तीय समावेशन। इसके लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही हैं, जैसे खाता खोलना, जनधन योजना, विभिन्न तरह की सरकारी योजनाएं, वो सभी क्या है ना, बैंकों तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं। कोर इंडस्ट्री इंडेक्स। कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं ये भी देखेंगे। तो कोर इंडस्ट्री इंडेक्स की नई श्रृंखला में कौन सा आधार वर्ष निर्धारित किया गया है? ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक पहले जो इसका जो आधार वर्ष था 2011 और 12 था, इसे बदलकर इसके स्थान पर 2022 और 23 रखने का प्रस्ताव दिया है।
यानी कि इसको आधार माना जाएगा। तो कोर ये जो सूचकांक है CIC भारत के प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों के उत्पादन प्रदर्शन को मापने वाला यह मासिक सूचकांक है। कैसा है? मासिक सूचकांक है। और यह इसका संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। मोटे तौर पर देखें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। और स्पेसिफिक देखें तो DPIIT के आर्थिक सलाह कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। नई श्रृंखला में आधार वर्ष बदला गया। कोर क्षेत्रों की संख्या पहले 8 थी, अब बढ़कर के 9 हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें पहली बार लौह अयस्क को शामिल किया गया। ठीक है, तो ज़रा कोर देख लेते हैं कि कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से उद्योग हैं। इसमें है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इसके बाद उर्वरक, इसके बाद इस्पात, इसके बाद सीमेंट, बिजली, और 9वां है लौह अयस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लौह अयस्क को इसमें ऐड किया गया। टोटल 8 से बढ़कर संख्या 9 हो गई है। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक भार है देखा जाए तो बिजली की है, जो इसका भार बढ़ा करके बिजली का भार जो है उसको परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक है, 30.93% इसको दिया गया है भाग। फिर रिफाइनरी उत्पाद, फिर कोयला का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान किस राज्य की पहल है? बस्तर है तो सिंपल सी बात है कि छत्तीसगढ़ का अभियान होगा। इसमें खास बात क्या है कि छत्तीसगढ़ के सरकार की यह पहल है जो बस्तर क्षेत्र में, विशेषकर सुकमा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, इस जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार किया गया, यानी इसके माध्यम से वहाँ पर सुधार हुआ है। ठीक है, इसी के बारे में, अभियान के बारे में, इस अभियान का जो शुरुआत है वो 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सुकमा में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, जहां चिकित्सा और संरचना सीमित हो, वहां पर लोगों की पहुंच कम हो। तो यहाँ पर इस अभियान के कारण बस्तर में, सुकमा जिले में संस्थागत प्रसव काफ़ी बढ़ गई, लगभग 98.6% हो गई है। ठीक है, MMR और IMR में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, स्माइल योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों को पुनर्वास पर बल दिया जाता है? तो स्माइल योजना का स्माइल का क्या फुल फॉर्म है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड
इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह स्माइल का फुल फॉर्म है। यह सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत देश के 216 शहरों में भीख मांगने में लगे 10,002 से अधिक व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। ठीक है, भीख मांगने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। इस योजना के मुख्यतः 2 घटक हैं, जिसमें एक में ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर और दूसरा भीख मांगने वाले का व्यापक पुनर्वास करना, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास करना और भीख मांगने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास करना। इसमें दोनों घटकों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पक्षी अभ्यारण्य है। तो यह ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई और नवी मुंबई के बीच स्थित है। कहाँ है? मुंबई और नवी मुंबई के बीच स्थित है। इसकी स्थापना 2015-16 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह भारत का पहला फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो इस परियोजना के अंतर्गत एक एआई संचालित पक्षी पहचान एवं ट्रैकिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी पूरे क्षेत्र में एआई सक्षम कैमरे लगाए जाएंगे। पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों की स्वचालित पहचान की जाएगी और रियल टाइम में उनकी निगरानी की जा सकती है। शोध एवं संरक्षण के लिए डेटा का संग्रह किया जा सकता है। लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में एआई आधारित निगरानी प्रणाली काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। संथाली लघु फिल्म अंगेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संथाली फिल्म है। देखिए, अभी हाल ही में संथाली जो है झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है संथाल के लोगों के द्वारा। तो यह इनकी संथाली लघु फिल्म अंगेन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नॉन फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संथाली फिल्म हो गई है। इसका निर्देशन किसने किया था? रविराज मुर्मू। रविराज मुर्मू ने इसका निर्देशन किया था और ये बहुत छोटी सी फिल्म है, लगभग 12.10 मिनट का, यानी 12 मिनट 10 सेकेंड का यह फिल्म है, लघु फिल्म है, जो झारखंड की एक रहस्यमय लोक कथा पर आधारित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए। तो थोड़ा संथाली भाषा के बारे में जान लेते हैं। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल एक भाषा, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें से एक संथाली है।
इस संथाली को 22 भाषाओं में कब शामिल किया गया? 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। उसमें एक थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ी गई थी। संथाली भाषा की एक लिपि है जिसका नाम है ओल लिपि, ओल चिकी इसका नाम है लिपि, जिसका विकास पंडित राधा मुर्मू ने 1925 में किया था। तो आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। फिर कल हम मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ।